जो आज हम लोग प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को अक्षांश एवं समुद्र से ऊंचाई आदि आधारों पर, तापमान के आधार पर हम कई प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। ये प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन तापमान या अक्षांश वितरण के आधार पर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग इसमें समझते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियां, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त जलवायु विविधताएं पाई जाती हैं, प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जब किसी क्षेत्र विशेष में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी एक बड़े क्षेत्र में एक जैसी जलवायु, एक जैसी मृदा और एक जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनमें काफी हद तक समानता होती है, तो उस बड़े क्षेत्र को हम लोग प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब यह हुआ कि एक बड़े क्षेत्र में समरूपता पाई जाए, उसे हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। समरूपता भी कैसी? जलवायु, मृदा और वनस्पति के संदर्भ में। किसी प्राकृतिक प्रदेश में ये पर्यावरणीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये विभिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहां की जलवायु होती है। जलवायु से मतलब तापमान से, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जीव जंतुओं को प्रभावित सबसे अधिक करती है। सीधा सा उदाहरण है, जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां का मानव कैसा रहेगा? बच्चे बताइए। जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां का मानव का जीवन कैसा होगा, और जहां बहुत ठंड पड़ेगी वहां का मानव का जीवन कैसा होगा? दोनों में विभिन्नता एवं असमानता पाई जाएगी। वनस्पतियों में, रहन सहन में, कपड़े के पहनावे में, खान पान में। तो तापमान जो है बहुत कुछ निर्धारित करता है। आइए इसके विषय में जानें। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के कारण विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ताप कटिबंध कौन कौन से? पहला जो हमारा ताप कटिबंध क्या है? ताप कटिबंध उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। 22.5 डिग्री नॉर्थ से 22.5 डिग्री साउथ, मतलब इसका फैलाव दोनों गोलार्धों में है। इस ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत 3 प्राकृतिक प्रदेश आते हैं। पहला है विषुवतरेखीय एवं सवाना प्रदेश, दूसरा है मानसूनी प्रदेश और तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो है हमारा शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश या टेम्परेट जोन। ये आपका 22.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके जो है हम लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस प्रदेश, इनमें बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। और हमारा तीसरा जो ट्रॉपिकल जोन है वह है हमारा फ्रिजिड जोन, जिसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश, जिसको हम 2 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, टोंडरा प्रदेश और टैंगा प्रदेश। इसका विस्तार 66.5 से नॉर्थ, 66.5 डिग्री से नॉर्थ ध्रुव तक और दक्षिण ध्रुव तक। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 10 डिग्री उत्तर विषुवतरेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में देखिए यहां का विषुवतरेखीय प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवतरेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। एटलस देख करके आप इन का नाम अपने अभ्यास पुस्तक पर लिख सकते हैं, जहां विषुवतरेखीय प्रदेश
पाया जाता है। जलवायु कैसी पाई जाती है इन प्रदेशों में? विषुवत प्रदेश में जलवायु कैसी पाई जाती है, आइए इसके बारे में पढ़ें। विषुवत प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य वर्ष भर यहाँ पर चमकता है और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है और अच्छी धूप होती है, और दोपहर के बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस बहुत होती है। इस प्रकार के जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायी होती है, मतलब कि जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। क्या आप बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होगी? स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा तापमान होगा तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और कैसे होते हैं, यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा, आइए जानते हैं वनस्पति के बारे में। यहाँ पर अधिक वर्षा, अधिक गर्मी के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार से बच्चों क्या मतलब है? वह वृक्ष जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं, इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियां, घास व जंगली फल फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा क्विनोन बनाई जाती है। अपने आसपास पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों की सूची बनाइए। जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं? यहाँ पर विषुवत प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। पेड़ों पर रहने वाले मैंडल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, बकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेट स्लोथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेढक, अजगर आदि पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैनन मगरमच्छ, एनाकोंडा, सांप, घड़ियाल आदि खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैले, पैगास, कछुआ आदि जानवर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं एवं पक्षियों, कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये मानेट स्लोथ है और ये देखिए बंदर, गोरिल्ला, गैलेपागोस, कछुआ, तोता और गिलहरी बंदर, जिसे हम गिलहरी बंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल गिलहरी की तरह है, गिलहरी बंदर भी पाया जाता है। ये इसका देखिए विस्तार देख लीजिए, इसको जो है यहाँ पर जो है ये इसका भूमध्य प्रदेश का विस्तार है। 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण। एनाकोंडा सांप, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। एनाकोंडा जिन्हें हम लोग कहते हैं, इनकी लंबाई करीब करीब 10 से 15 फुट होती है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों और जीवों से भरा पूरा है, इसीलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन और अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो और जायरे घाटी में पिग्मी और मलाया में सेमांग कहते हैं। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे ओंठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ का जीवन पद्धति बहुत प्रगति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी और गर्म जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग काफी, मक्का, कोको आदि अनाज की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्ष की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं। ये देखिए, जो इसको तो देखिए जनजीवन देख रहे हैं पिग्मी लोगों को। ये देखिए शिकार कर रहे हैं, इस तरह ये लोग शिकार करते पिग्मी। देखिए अमेजन और जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या करते हैं? लोग शिकार करते हैं, जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। दूसरा काम क्या है इनका? मछली पकड़ना, मांस के लिए। दूसरा खाल व हड्डियों के लिए। मछली पकड़ते हैं मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए। वन वस्तु इकट्ठा करना, कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के गट्ठे, मकान आदि बनाने के लिए, तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का दूध, इन वस्तुओं को बेचकर वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं। चलती फिरती खेती, जिसे हम झूम खेती करना भी कहते हैं। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने का दूसरी जगह तलाश करना, दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ करना और इसी प्रकार खेती करना। पेट से रबड़ का दूध निकालते हुए
पूर्वी दक्षिण एशियाई देशों में इंडोनेशिया, जावा व द्वीप अन्य विश्वती क्षेत्रों में भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने के तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या है। विषुवत प्रदेशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे, जिसको कि आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, विषुवत प्रदेश का विस्तार किन महाद्वीपों में है? तो विषुवत प्रदेश का विस्तार, इसका उत्तर लिख लीजिए। विषुवत प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है हमारा, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने के लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतु खतरा भी बना रहता है। विषुवत प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विषुवत प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में निम्न के सुधार किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इनको आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी और उनके प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। खेती से जुड़े व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बच्चों हमारा, सदाबहार वन किसे कहते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। मतलब इन वृक्षों में कभी भी बिना पत्तियों के वृक्ष नहीं होते। पत्तियां गिरती हैं, लेकिन इस हिसाब से गिरती हैं और नई पत्तियां निकलती हैं कि इनमें लगता ही नहीं है कि कभी ये पत्ते विहीन होते हैं। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं, यहां सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। फलतः इन वनों के नीचे केवल छाया प्रिय पौधे, लताएं, झाड़ियों या घास, जंगली फल फूल आदि उगते हैं। इन वनों के वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते लगते रहते हैं। फलतः ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों हमारा, कारण बताइए, भूमध्य प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है? भूमध्य प्रदेश में अमेजन घाटी में पूरे साल तापमान और अधिक और एक समान रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? अमेजन घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु नर्म और गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। पिग्मी कहां पाए जाते हैं? जायरे घाटी में, बोरो अमेजन घाटी में और शिमांग मलाया घाटी में पाई जाने वाली जनजातियां। अगला प्रश्न है, सही कथनों के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पिग्मी लोग गोरे और लंबे होते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पिग्मी लोग छोटे और पौने होते हैं, काले होते हैं। अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकान में रहते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लकड़ी के मकान रहते हैं और वो भी वृक्षों के ऊपर बनाते हैं अपनी मकान। अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर खूब ऑक्सीजन बहुतायत में पैदा होती है, जिससे कि हमारा प्रगत संतुलन बना रहता है। इसी साथ बच्चों ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।